Hello friends, welcome to Step Up IAS. We are going to start today's editorial discussion from The Hindu. तो देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स को हमें डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट RBI एंड इट्स पॉलिसी. जो आप देखते हैं इस कॉर्नर पे एक आर्टिकल आता है, ये डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग. इसके अलावा ये जो फ्रंट में है बड़ा सा आर्टिकल है, ये राइट टू प्राइवेसी पर है. काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें, काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे हमें. And one more article is from Election Commission of India and is invisible money. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्या है ये. और ये जो आर्टिकल आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वेनेजुएला के इंटरनल पॉलिटिक्स पर बेस्ड है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. ये वहाँ के ऊपर बेस्ड है, तो ऐसी कोई बात जब आएगी, जब इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट की बात होगी, देन वी विल डिस्कस ऑन दैट इशू. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन, दैट ड्राइवर लेस कार. ये डिस्कस करेंगे हम लोग. ये आप फ्रंट में जो आर्टिकल देख रहे हैं ये कर्नाटका के पॉलिटिक्स पर बेस्ड है. काफ़ी सारी बातें रीजनल लेवल पर लिखी हुई हैं, तो ये हमारे काम नहीं आएगा, ना ही मेंस में और ना ही प्रीलिम्स में. तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ स्पेस फॉर अ कट. देखिए ये पेपर 3 का पार्ट होगा, इंडियन इकोनॉमी. अब स्पेस फॉर अ कट से कुछ समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ की बात हो रही है, बट यहाँ पे RBI के पॉलिसी के बारे में बात हो रही है. इसका जो इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि अभी RBI ने जो 0.05 जो 0.25 घटाया है, रेपो रेट को कम किया है, तो उसके ऊपर ये पूरी बात है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा इन्फ्लेशन पर और बाकी चीज़ों पर. तो इसके बारे में सारी बातें हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनके पॉलिसीज़ के बारे में. तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी थी, हम लोगों ने अभी भी एक दिन और भी इसको डिस्कस किया था, किस तरीके से RBI को टारगेट मिला हुआ है इन्फ्लेशन बैंड में रहने का, विच इज़ 2 ± 4% ये है. तो इस वजह से RBI पे समहाउ एक प्रेशर सा क्रिएट हो गया है. तो आपको पता होना चाहिए कि जो कमेटी है इसमें 3 लोग गवर्नमेंट से होते हैं और 3 लोग RBI से होते हैं. एक तो आपके गवर्नर हैं जो कि अभी उर्जित पटेल साहब हैं, वो हैं. इनके अलावा जो डिप्टी गवर्नर व्यक्ति हैं जो RBI से हैं, और इसके अलावा 3 लोग गवर्नमेंट से हैं. तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये डिसाइड करती है अब कि इन्फ्लेशन किस तरीके से रहेगा, कितना रहेगा. तो इसने एक टारगेट दे दिया है अभी RBI को कि आपको इतने ही बैंड में अपने इन्फ्लेशन को रखना है. लेकिन जो हमने अभी डाटा देखा था 2-3 दिन पहले, उसमें ये था कि इन्फ्लेशन जो है वो 1.5% पे चला गया है. जून में जो डाटा आया था CPI का, उसमें इन्फ्लेशन 1.5% पे चला गया है, जो कि 2% से भी कम है. और दूसरी तरफ डर ये होता है लोगों को कि कहीं इन्फ्लेशन 6% पे ना पहुंच जाए. 6% के ऊपर अगर ये चला जाएगा तो आप समझ सकते हैं हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी और इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने पड़ेंगे. लेकिन बट जो सच्चाई है वो ये है कि जो आप कहते हैं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का होना बहुत ज़रूरी है. जो रेपो रेट कम करने का आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है. ये वो रेट है जिस रेट पर बैंक RBI से लोन लेती है. ठीक है, RBI जिस रेट पर बैंक को पैसे देती है वो होता है रेपो रेट, और इसके ऑपोजिट में होता है रिवर्स रेपो रेट, कि जब बैंक से पैसे लेती है RBI मार्केट से पैसे को कम करने के लिए, तो वो रिवर्स रेपो रेट होता है. तो जब RBI रिवर्स रेपो रेट, यहाँ पे रेपो रेट सबसे पहले देख लेते हैं. अगर RBI ने रेपो रेट को कम किया है, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को वो पैसा आप देना चाह रही हैं, यानी वो ज़्यादा पैसा देना चाह रही है, क्योंकि अब बैंक को अगर कम इंटरेस्ट रेट लगा है तो ज़्यादा पैसा RBI से ले लेगी, और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि बैंक से फिर लोगों तक पैसा पहुँच जाएगा. तो यहाँ पर एक तो कंसर्निंग इशू ये है कि RBI ने तो कम किया बट बैंक ने ज़्यादा कम किया नहीं है. क्योंकि देखिए काफ़ी सारे अभी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि ये जो अभी रेपो रेट को कमाया गया है, क्या इससे इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आएगा तो हमने डिस्कस किया था किस तरीके से डिमांड क्रिएट हो जाती है, और डिमांड क्रिएट हो जाएगी तो बाकी चीज़ों को भी संभालना पड़ सकता है. तो लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि इन्फ्लेशन 6% से भी ज़्यादा पहुंच जाए और इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाए. लेकिन ऐसा नहीं होता है. कई बार आपको इकोनॉमी को रन करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का होना ज़रूरी है, कुछ हद तक इन्फ्लेशन का होना ज़रूरी है. तो ये स्टेप्स देखिए, कुछ कंसर्न्स को भी इसमें लाया गया है कि आखिर ऐसा क्यों अनुमान लगा रहे हैं लोग कि जो इन्फ्लेशन है वो 6% से भी ज़्यादा हो सकता है. क्योंकि एक ये इशू है, जो रेपो रेट कम किया गया है तो पैसे मार्केट में पहुंच जाएंगे. दूसरी चीज़, जो सामान हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टोमेटोज़, अनियंस, इन सब के दाम ऑलरेडी बहुत महंगे हुए हैं, जो कि बहुत सेंसिटिव इशू है. और आप समझ सकते हैं कि ये सारे बहुत नेसेसिटी वाली चीज़ों में आती हैं. लोग
इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में करते ही हैं। तो एक तो ये इशू है, काफ़ी महंगाई चल रही है अभी। दूसरी चीज़, जो एनिमल प्रोटीन्स हैं वो काफ़ी महंगे दामों पर मिल रहे हैं, तो उसकी एक महंगाई देखी जा रही है मार्केट में। तीसरी चीज़ ये है कि जो फार्म लोन है, जो फार्मर्स को लोन दिए जाते हैं स्टेट की तरफ से, वो अगर दे दिया गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, क्योंकि ऐसे कुछ बिल्स वगैरह बन रहे हैं, स्कीम्स आ रही हैं, और अगर उनको लोन मिल गया तो फिर उनके पास पैसे आ जाएंगे और उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर आप इन्फ्लेशन के रूप में देख पाएंगे। आगे चल करके एक और कंसर्निंग इशू को उठाया गया है कि ये जो 7th पे कमीशन है, इसको सेंटर ने तो इम्प्लीमेंट कर दिया है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट कर देती है तो आप समझ सकते हैं कि पैसे किस हद तक मार्केट में पहुंच जाएंगे। तो एकदम से हाइक जो ये देखा जा रहा है, इन ये सारे कंसर्निंग इश्यूज़ हैं, इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है आगे चल करके। और कुछ बातें इसमें लिखी हुई हैं कि जो गवर्नमेंट है, एक तो कुछ बातें हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं मार्केट में बाय एनी मीन्स। अब ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मेनली इकोनॉमिस्ट और बाकी लोगों के द्वारा, कुछ पॉलिटिकल लोगों के द्वारा ये सारे कंसर्निंग इश्यूज़ को उठाया जा रहा है कि इतनी प्रॉब्लम है और इन वजह से जो इन्फ्लेशन है वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दिस, दैट इफ़ यू आर नॉट लेंडिंग द मनी और इफ़ यू आर नॉट गिविंग द मनी टू द पीपल, तो आप देखिए कि जो कॉरपोरेट्स होते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, अगर उनको पैसे नहीं मिले लोन के तौर पे, तो फिर वो आगे कोई डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे और फिर इंडिया में नई इन्वेस्टमेंट का आना बंद हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे में बहुत लिंक्ड होती हैं। कई बार जो रेपो रेट्स होते हैं उनको घटाना बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो आरबीआई ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इन्फ्लेशन को यहाँ पे मैनेज करने में। पूरे वर्ल्ड में जब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी तब इंडिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। तो आरबीआई पे इस तरीके से अचानक से इतना ब्लेम गेम खेलना ये समहाउ ठीक नहीं रहेगा। वहाँ के जो अपने एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी मौका देना चाहिए और उन पे भी आपस में बैठ कर डिस्कशन होना चाहिए। इट इज़ नॉट द टाइम टू डिस्कसिंग लाइक कि क्या गलत है और क्या सही है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। वी हैव टू थिंक अबाउट इट। सो कंक्लूजन में यही कहा जा रहा है कि आपको एक तो जो कॉरपोरेट बोरोवर्स हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा, साथ ही साथ लेंडर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, सिर्फ आप मॉनेटरी पॉलिसी को ही ध्यान में मत रखिए। अगर इकोनॉमी को आपको बैलेंस करना है, आगे लेकर के जाना है, तो इसमें सेंटर और स्टेट का भी रोल होना चाहिए। इसमें फिस्कल पॉलिसीज़ भी ऐसी होनी चाहिए जो कि सेंटर बनाती है, स्टेट इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे नॉर्म्स आने चाहिए, कुछ ऐसे पॉलिसीज़ मेजर्स आने चाहिए कि यहाँ पे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े, यहाँ की इकोनॉमी आगे जाए और एक बैलेंस सा जो सिस्टम है वो दिखाई दे। अगर आपस में आरबीआई और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा तो इसका सफ़र कहीं ना कहीं जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम जनता है, जिसको कुछ पता नहीं होता है, वो करते हैं, उसको करना पड़ सकता है। सो काफ़ी कंसर्निंग इशू है ये। इसमें आर्टिकल्स अभी और भी आएंगे काफ़ी। ये जो इन्फ्लेशन वाला इशू है, अभी पिछले दिनों भी हमने इसको देखा था। सो अभी अगला आर्टिकल देख लेते हैं क्या है, विच इज़ रिलेटेड टू द इनविजिबल मनी। अब ये देखिए पेपर 3 में आ जाएगा, क्योंकि इस पर भी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। यहाँ पे जो इशू है वो इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो ये कॉन्सेप्ट ये लोग लेकर के आए थे इनविजिबल मनी का, इसको काउंटर करने का, तो वो फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। इनविजिबल मनी जो है वो कर्व होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें कहा गया है कि इसमें गलती सिर्फ इलेक्शन कमीशन की ही नहीं है। अब देखिए इसमें आगे क्या क्या बातें हुई हैं। तो कर्बिंग इनविजिबल मनी, ये जो इलेक्शन कमीशन है आर्टिकल 324 में है, और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अकॉर्डिंगली ये काम करती है। उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, आप इसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आरपीए एक्ट है 1951 का। तो बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं, बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन अपना काम करती है। इसमें इन्होंने सबसे पहले यही सवाल उठाया कि जितने भी रूल्स को फ्रेम करती है इलेक्शन कमीशन, जब भी लगता है इलेक्शन कमीशन को कुछ बदलाव आना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में, और ख़ास करके इलेक्शन के सिस्टम में, वो बाकी जगह तो नहीं कुछ बोलती हैं क्योंकि इनका एक अपना दायरा है जहाँ पे ये काम कर सकते हैं। तो ये इलेक्शंस में होने वाले हर रिफॉर्म को
फ्रेम करते हैं और आगे लेकर के आते हैं, बट इसमें ये कंसर्निंग इशू है, जो आर्टिकल है वो ये बोलता है कि उसको कई बार इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है, या फिर उसको बहुत ही विलिंगफुली उसको नहीं लिया जाता है। और ऐसा ये बता रहे हैं कि अभी भी ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं। तो बाकी उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि पहले भी 2004 में इलेक्शन कमीशन ने 22 प्रपोजल को रखा था, साथ ही 2016 में 47 प्रपोजल्स को रखा था इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्सपेंसेस एंड इलेक्शन पिटिशन के थ्रू, बट इसका कहीं कुछ रिफॉर्म बहुत देखा नहीं गया और इस पर काफ़ी विलिंगनेस दिखाई नहीं गई जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनके द्वारा। तो आगे ये बताते हैं कि किस अभी तक जितने भी रिकमेंडेशंस दिए हैं उसको समहाउ रिजेक्ट कर दिया गया है, रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हालांकि इतना भी हुआ है, यहाँ तक भी हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स को दिया है, डिसीजंस को लाए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो तब भी गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे अटेम्प्ट किए हैं कि उस जजमेंट पे अमेंडमेंट लाने की कोशिश की है। कई बार ऐसा हिस्ट्री में हो चुका है, आपने पढ़ा भी होगा कई बार। और अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो ये है कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है आपको पता होगा, इसमें कई सारे बैंक को इंक्लूड किया गया है कि जो भी डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को देना चाहते हैं, कोई भी ऐसे व्यक्ति, आम आदमी या कोई बड़े बड़े व्यक्ति देना चाहते हो डोनेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो उस बैंक में जाएं और वहाँ पे उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम का बॉन्ड खरीद सकते हैं और फिर वो अमाउंट उस पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाएगी, विच इज़ इलेक्टोरल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति इसमें डोनेट करेगा उसके आइडेंटिटी का पता नहीं चलेगा। वो जो डोनर है वो एनोनिमस होगा, उसको बिल्कुल छुपा के रखा जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्टोरल बॉन्ड इज़ द बजट स्पीच वॉज अंडर द हेडिंग ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। क्या कहा जा रहा है? ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। इलेक्टोरल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एज अ ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म, कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी अगर ऐसी फंडिंग होती है तो। लेकिन अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते हो और आप खुद इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो तो आपको पता चलता है कि ट्रांसपेरेंसी इसमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अगर आइडेंटिटी को छुपा के ही रखा जा रहा है तो नोबडी नोज़ कि पैसा कहाँ से आया, क्या उसका जो रूट है वो क्या था, और कहीं ना कहीं ये नॉन ट्रांसपेरेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 2 प्रपोजल को पास किया है। देखिए इसमें सबसे पहला ये है कि इट टू रिमूव द लिमिट ऑफ 7.5% ऑफ ऑन प्रॉफिट्स दैट अ कंपनी कैन डोनेट टू अ पॉलिटिकल पार्टी। पहले ये रूल था कि जो लोग एक साल में जो भी पैसा कमाते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है, वो अपनी अर्निंग का, अपनी प्रॉफिट का 7.5% ही दे सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन अब इस बैरियर को हटा दिया गया कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप 10% भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें क्या शो कर रही हैं? इट शोज़ द मोटिव ऑफ द टेकिंग मनी समहाउ। काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा, ऐसा लिखना नहीं है, बट हाँ ये जो पॉइंट है वो ऐसा ही बता रहा है। दूसरा है कि टू रिमूव द रिक्वायरमेंट दैट द कंपनी मेकिंग अ डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पार्टी एंड द अकाउंट डोनेटेड। इतना इम्पॉर्टेंट कि जो लोग पैसा देंगे पार्टी में उनका नाम और अकाउंट वगैरह सब कुछ बताया जाएगा, पैसा कहाँ से आया क्या है डिस्क्लोज किया जाएगा। लेकिन अब इस रूल को हटा दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया। तो 2 जो इतने अच्छे अच्छे रूल्स थे, कहीं ना कहीं बैलेंस करते जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में इतनी फंडिंग होती है उस चीज़ को, उसको इस यहाँ से पूरी तरीके से हटा दिया गया। आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि इसीलिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड जब इंट्रोड्यूस हुआ तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं यही पता चल रहा है कि दे आर अलाउइंग देमसेल्व्स टू रेज मनी विद द एनॉनिमिटी, मतलब किसी को कुछ पता भी ना चले और उनके पास पैसे भी आ जाएं। और बहुत अच्छी बात यहाँ पे एक और इशू को उठाया गया है कि लॉ कमीशन ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे रिफॉर्म करने के लिए, इलेक्टोरल लॉ में रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं लॉ कमीशन ने, बट अभी उस पर बहुत काम हो नहीं पाया है, या यूँ कहें कि कुछ काम नहीं हो पाया है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक तो ये कहा है कि जैसे डेमोक्रेसी है, इफ़ डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, जिस तरीके से डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का कोर है, यू कैन अंडरस्टैंड द, ये उसका एक ढांचा है, इसी पे पूरी डेमोक्रेसी हमारी टिकी हुई है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम टिका हुआ है। तो
जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको वहाँ पे भेजा जाता है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो यहाँ की आम जनता पर लागू होते हैं या पब्लिक सर्वेंट्स पर लागू होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी लागू होने चाहिए। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ दैट फॉर्म द गवर्नमेंट, मैन द पार्लियामेंट एंड रन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, उनको भी ये इनका कहना है कि आरटीआई के अंदर में आना पड़ेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जवाब देना पड़ेगा कहीं ना कहीं, जो इस धरोहर को संभाल करके रखते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी को और इंटीग्रिटी को, यहाँ की सॉवरेनिटी को बचा के रखने का वादा करते हैं, उनको भी आरटीआई में आना पड़ेगा। उनको भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा टुवर्ड्स द सिटीजन। और ये बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है ये। एंड जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सब कुछ आपको शो करना होगा कि आपके यहाँ सिस्टम में अंदर कितना ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। इसी के अलावा इन्होंने और बातें भी कही हैं कि इलेक्शन जो फाइनेंस रिफॉर्म है वो होना चाहिए। कंटेन्स वैल्यूएबल रिकमेंडेशन टू रिफॉर्म द इलेक्शन फाइनेंस सिस्टम, कई सारे रिकमेंडेशन दिए इन्होंने। और इन्होंने यही कहा है कि जो पार्टी है उसका विलिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है, जो भी गवर्नमेंट बनती है उनको इसमें इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी, तभी कुछ बदलाव हो सकता है। और एक बात और आरटीआई से जान लीजिए, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि लॉ कमीशन ने ही ये बोला कि आरटीआई 2005 के अंदर में आना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ऐसा होना चाहिए। इसी से हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आ पाएगी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें। इसके साथ ही जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है CIC, उन्होंने भी कहा, उनका भी ये डिसीजन आया कि हाँ जो 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको आरटीआई के अंदर में आना होगा, पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई, जो 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लोग। तो देखिए आगे क्या हुआ। इसमें ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं रहे। जितने भी ये रिकमेंडेशंस आए और ये बातें कही गई, इसको सिरे से नकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला, एफिडेविट सबमिट किया गवर्नमेंट ने, और ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट बी अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट। बिल्कुल क्लियर कट ये बोल दिया गया कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आरटीआई में नहीं आएंगी। अब इसका लॉजिक क्या हो सकता है ये तो थोड़ा सा डिस्कशन और डिबेट के बाद ही पता चलेगा, बट यहाँ पे ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। बट यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड द थिंग्स कि आरटीआई एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर इसको पूरी तरीके से बैन करने की कोशिश की जा सकती है बाय द अमेंडमेंट, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट को आरटीआई से अभी ऐड कर दिया गया है, अमेंडमेंट बिल जो 2015 वाला है, और उसमें समहाउ उसको पूरी तरीके से क्लोज करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे तो सिर्फ इसको उन्होंने मना किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई एक्ट में नहीं आएंगे। एंड पिटीशन इज स्टिल पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, कुछ काम नहीं बन रहा है और सब ऐसे ही बिल्कुल चल रहा है। और आपके सामने रिजल्ट आज भी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई में नहीं आती है। यू कैन नेवर आस्क द क्वेश्चन टू द पार्टीज़। तो डेफिनेटली अगर आपके सामने आता है क्वेश्चन इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड, तो आप ये लॉ कमीशन ने जो बातें कही हैं आप उसको लिख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आप अपने सजेशंस दे सकते हैं कई बार कि अगर ऐसा कुछ है कि आरटीआई में नहीं आना है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो उसका एक पर्टिकुलर रीज़न होना चाहिए जो सिटीजन्स को पता होना चाहिए और बहुत ही लॉजिकल होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी जब तक आपके सिस्टम में नहीं आएगी तब तक लोगों तक नहीं आएगी। तो जब आप कह सकते हैं कि जब ऊपर का सिस्टम साफ रहेगा तभी जो छोटे छोटे इसके नीचे काम करने वाले सिस्टम हैं वो सारे अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंसी से काम कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, ऐसे कंक्लूड भी कर सकते हैं। बट हमेशा ही जब भी आपका कोई भी कंक्लूजन होगा तो यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, तो कभी भी आप बहुत क्रिटिकल नहीं लिख सकते हो गवर्नमेंट के खिलाफ। तो कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव एंडिंग होनी चाहिए एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट के बहुत खिलाफ नहीं होना है। आपको हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक होना है। आपका जो आंसर, आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए वो आपने उसको लॉन्ग टर्म देखा है और फिर आपने वो आंसर वो कंक्लूड किया है उस चीज़ को। अगर आप क्रिटिकल लिखेंगे और आप ऐसा कुछ लिखने वाले हैं कि बस सब खत्म ही हो गया है सिस्टम और सिस्टम बर्बाद ही है, तो नंबर नहीं मिलेंगे। टॉप ड्राइवरलेस कार्स, ये पेपर 2 का पार्ट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। क्या कॉन्टेक्स्ट है देख लीजिए।
कि नितिन गडकरी साहब जो आपके रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे वो ड्राइवर लेस कार की एंट्री नहीं होने देंगे। इंडिया में ड्राइवरलेस कार नहीं आएगा, इसका उन्होंने पूरा अपोज किया है। उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा हुआ है, गवर्नमेंट इज़ नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी टेक्नोलॉजी और पॉलिसी दैट विल मेक पीपल जॉबलेस। तो जो मिनिस्टर साहब है उनका भी अपना कंसर्न है, वो भी बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि भाई जो कैब है, ओला है, और आप इस तरीके से बुकिंग करके जाते हो, दूर दूर तक जाते हो, तो उन ड्राइवर्स की आपसे ही अर्निंग होती है। और इस पे इन्होंने एक डाटा भी बताया कि 5 मिलियन लोग हैं जिनके पास जॉब है सिर्फ ये उबर और ओला से। आप रोज़ ही ट्रेवल करते होंगे, आपको पता भी होगा। तो या फिर इस तरीके से और कई सारी गाड़ियाँ हैं जो आप यहाँ पे रोड पे चलती हैं और ड्राइवर्स जो हैं उस पर डिपेंडेंट हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं होगा जिससे कि 5 मिलियन लोगों की नौकरी खतरे में आ जाए। तो इस आर्टिकल में एक एग्जांपल दिया गया है कि ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि जैसा कि ल्यूडाइट मूवमेंट में हुआ था 19वीं सेंचुरी में। ये रिलेटेड था जो आपके मैकेनाइजेशन से, कि टेक्नोलॉजी को रोकने की बात की गई थी इसमें, कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं लाया जाएगा कंट्री में और पूरी तरीके से बैन किया जाएगा ताकि मैन पावर का यूज़ हो और लोगों के पास नौकरी बची रहे। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीन से जुड़ा हुआ था ये जॉब को सेव करने के लिए। अब अगला ये बताते हैं कि ऑफ कोर्स इज़ दैट टेक्नोलॉजी हैज़ काउज्ड मैसिव जॉब लॉसेस for countries, yet new form of work have always cropped up the absorbed displaced labor। तो देखिए ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है किसी भी कंट्री में, तो जो लोग ऑलरेडी वर्किंग थे, जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, उनकी जॉब चली जाती है। इट इज़ ट्रू। अब जब कंप्यूटर भी आया था तो तब भी इसका काफ़ी अपोज हुआ था कि कंप्यूटर के आने से जो लोग हैं उनके नौकरी पे खतरा आ जाएगा और लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो कंप्यूटर बहुत ही गलत है, इसको बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए इंडिया में। बट आज आपके पास भी कंप्यूटर है और हमारे पास अगर कंप्यूटर नहीं होता तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अभी आपकी तैयारी कितनी कठिन होती। तो इसी वजह से आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते आपके यहाँ पर आने के लिए, अगर आपको अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें भी कही हैं। देखिए, नितिन गडकरी साहब, उनका ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का केयर होना चाहिए, बिकॉज जो एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज़ कंज्यूमर, और कंज्यूमर का ख्याल रखना ही मेन कंसर्न होना चाहिए, प्रायोरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। कंज्यूमर आर पैरामाउंट एंड बिकॉज ऑफ द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज़ कंज्यूमर। ठीक है, हर कोई कंज्यूमर है एंड जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब कंज्यूमर्स को ही ध्यान में रख करके होती हैं, टू इंक्रीज़ द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल इन हिज डिस्पोजल। बट ये एक कहीं ना कहीं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी भी नज़र आ रही है, क्योंकि आपको अगर जॉब क्रिएट करना है तो यू विल हैव टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो उसके अकॉर्डिंगली जॉब भी क्रिएट हो जाएंगी। आपको उस तरीके का फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और जब भी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो शुरुआत में प्रॉब्लम होती है और उस पर काम किया जाता है। तो कंक्लूजन में देखिए क्या है कि नो कोइंसिडेंसेस दैट सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड्स इन ह्यूमन हिस्टोरी हैपन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल एंड द टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन ऑफ 19th to 20th सेंचुरी रिस्पेक्टिवली। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया होता और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन नहीं आया होता तो आज जो आप मानव सभ्यता को इतना एडवांस देख रहे हैं ये शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। आपको आपके बगल वाले देश की भी जानकारी नहीं होती कि वहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अगर हमें आम जनता तक लाभ पहुँचाना है और एक एक लोगों को हेल्प देनी है तो हमें अपने यहाँ पे इस बदलते हुए ट्रेंड को फॉलो करना ही पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा। अगर आप वर्ल्ड में कम्पीट करना चाहते हो तो आपको वर्ल्ड में जितनी चीज़ें हैं उसको कुछ हद तक अपने यहाँ पर भी लाना पड़ेगा और अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपने सिटीजन को एडवांस करना पड़ेगा टू कम्पीट विद द अदर वर्ल्ड। इट इज़ वेरी नेसेसरी। सो enormous feats were not achieved by saying jobs but by allowing the creative destruction. India's policymaker would do well to watch over the lesson of the history। ये ऐसा कह रहे हैं एडिटोरियल में कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी लोग हैं जो लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उनको अपनी हिस्ट्री से सीख लेनी चाहिए। जैसे कि जब इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका आज भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काफ़ी बदलाव आया, काफ़ी लोग आगे बढ़े, वैसे ही हमें चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू अडॉप्ट द गुड एंड एडवांस थिंग। तो
अगला आर्टिकल देखिए, विच इज़ रिलेटेड टू द राइट टू प्राइवेसी वर्सेस डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये पार्ट 2 का पार्ट है, ये साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपेरेंसी। इसमें क्या है इस आर्टिकल में, तो सुप्रीम कोर्ट मस्ट डिफाइन द कॉन्टोर्स ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। इसमें इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को एक ढांचा बनाना पड़ेगा राइट टू प्राइवेसी के लिए, क्योंकि ये बात बहुत दिनों से चल रही है। हम लोगों ने भी डिस्कशन कर लिया है, इवन न्यूज़ एनालिसिस में भी इसको डिस्कस किया था कि राइट टू प्राइवेसी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आधार इशू, किस तरीके से जो हमारा डाटा है जब स्टेट के पास पहुंच रहा है थ्रू आधार और एनी अदर मीन्स, तो जो लोग हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि राइट टू प्राइवेसी उनकी बहुत खतरे में है। तो सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है, 9 जज की बेंच बैठी है जिस पे काम कर रही है, और इसमें इनके हेड जो हैं वो आपके कहर साहब ही हैं। तो यहाँ पे बट कंसर्निंग इशू ये बताया जा रहा है, इसमें ये कहा गया है इस आर्टिकल में कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उनके पास अब बहुत बड़ा बेस नहीं है जहाँ पे वो बहुत कुछ कह सकें, क्योंकि अब ये जो आप डिस्कशन है ये आप लास्ट ही सुन रहे हो, अब डिसीजन ही आने वाला है। तो अब सारी जो बातें हैं वो क्लोज़ हो गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उनके पास अब बहुत बड़ा बेस छोड़ा नहीं है गवर्नमेंट ने कि वो कोई बहुत अलग सा डिसीजन दे पाएगी। तो उनका जो बार सेट किया गया है वो ऑलरेडी बहुत लो है, बहुत छोटा सा है। तो इस वजह से उनको शायद वो उस तरीके के डिसीजन ना ले पाएँ जो लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल हों, बट देखते हैं डिसीजन क्या आता है, अभी तो पता चलेगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसमें कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि वाई द राइट टू प्राइवेसी इज़ नेसेसरी फॉर इंडिया। अब देखिए यहाँ पे एक इशू ये भी है कि ये जो राइट टू प्राइवेसी वाला कॉन्सेप्ट है ये तो वेस्ट से हमने लिया है, तो ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एंड वाई वी नीड अ राइट अगेंस्ट आवर ओन गवर्नमेंट व्हेन वी आर हैप्पी टू शेयर आवर डाटा विद द प्राइवेट डाटा और फॉरेन वेबसाइट्स। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब हम अपना डाटा और किसी प्राइवेट फर्म को देते हैं तब तो हमें तकलीफ़ नहीं होती है, लाइक फेसबुक या कहीं और पे, या कोई ऐसे प्राइवेट बॉडी है जहाँ पे आप इंश्योरेंस ये वो में आप में देते हो डाटा और आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर गवर्नमेंट को अपना डाटा प्रोवाइड करने में क्या प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ कि हमें अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्यों राइट चाहिए, वाई वी नीड राइट, बिकॉज हमने उनको चुन करके भेजा है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं इंडिया एंड द राइट टू प्राइवेसी की। इंडिया और राइट टू प्राइवेसी का क्या रिलेशन है। तो देखिए इंडिया का जो सिस्टम है फ्यूडल फैमिली स्ट्रक्चर है। इंडिया में आप बहुत सारे लोग जो बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग तो न्यूक्लियर रहते हैं बट बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली आज भी रहते हैं। इसका मतलब है अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली का ही कल्चर हुआ करता था। और इस स्ट्रक्चर में जहाँ पे कि आप समझ सकते हैं कि पितृवाद चलता है, फ्यूडल फैमिली सिस्टम है, वहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है राइट टू प्राइवेसी की। यहाँ पे इनका कहना है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। हम लोग वी डू नॉट बिलीव इन प्राइवेसी, हम प्राइवेसी में बिलीव नहीं करते हैं, और दिस इज़ नॉट ट्रू। बट ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये ट्रू नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कल्चर ही ऐसा नहीं है प्राइवेसी का और हमें कोई प्राइवेसी नहीं चाहिए, हमारा तो सिस्टम ही अलग था। लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू, एंड इंडियन कल्चर नॉर्म्स हैव देयर यूनिक वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी। बोला जाता है कि इंडिया में एक अलग अपना नेचर है इंडिया का जो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है। एंड व्हेन वी बिकम अ डेमोक्रेसी वी अडॉप्ट सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। जब हम डेमोक्रेटिक बने, जब हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी को अपनाया गया, तब हमने कुछ सर्टेन मैकेनिज़म्स को अपनाया, कुछ सेफगार्ड्स को अपनाया, क्योंकि अभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ता है। कल्चरल राइट्स भी हैं आपके, बट आप अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी होते हैं तो उसका आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। तो राइट टू स्पीच, इक्वालिटी, लिबर्टी, प्राइवेसी, ऐसी कुछ मैकेनिज़म्स को हमने अपनाया जो कॉन्स्टिट्यूशनल था अपनी डेमोक्रेसी को, अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए, राइट। एंड आर्टिकुलेशन ऑफ द राइट्स वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट in the Universal Declaration of Human Rights before it found its ways national level. Phrase is a new to us, it is new to everyone. बोलते हैं कि जिस तरीके से ये ह्यूमन राइट्स है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है, और बहुत सारे लोग इसमें NHRC वगैरह हैं और बहुत सारे बड़े बड़े लेवल पे UN में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो जिस तरीके से ये राइट का कॉन्सेप्ट उनके लिए नया है तो वैसे ही हमारे लिए भी नया है, या फिर ऑन द अदर हैंड जैसे ये हमारे लिए बिल्कुल नया है वैसे ही सभी के लिए नया है, क्योंकि हर जगह पे ये जो आप बदलाव देख रहे हैं ये कुछ 100-150 सालों का ही है। अगर मेजॉरिटी जगह पे आप बात करोगे तो जो हमें
फ्रीडम मिला है वो अभी ही मिला है। 50 किसी को 70 में, किसी को 47 में, इसी तरीके से हमें फ्रीडम मिली है। जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कॉलोनीज़ हुआ करती थी, कुछ लोग जापान की कॉलोनीज़ थे, कुछ ब्रिटेन की कॉलोनीज़ थे। तो जैसे कॉन्सेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके लिए नया, वैसे हमारे लिए भी ये नया है। सेकेंडली, डेमोक्रेसीज हैव अडॉप्टेड इट because it is essential to preserving the balance of the power between the governments and the citizens। बोलते हैं कि डेमोक्रेसी को इसलिए अडॉप्ट किया हम लोगों ने क्योंकि ये गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक बैलेंस को बनाने के लिए ज़रूरी था, राइट। गवर्नमेंट असेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिग डाटा। जैसे कि गवर्नमेंट के पास हमारे बहुत सारे डाटाज होते हैं, उनके पास आईटीज़ हैं, वो बहुत ईज़िली हमारे पास पहुंच सकती है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैसे गवर्नमेंट हम तक पहुंच सकती है। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो और उसमें सिटीजन्स के पास कुछ अपने पावर्स हों, कुछ चेक एंड बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो वाई इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। अब क्यों राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट ही बनाया जाना चाहिए, क्यों ना कुछ और राइट बना दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाटा प्रोटेक्शन स्टैट्यूट इज़ लेस इन कंपैरिजन टू अ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि एक डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को लाया जाएगा और उसमें जो आपके डाटा हैं उसको प्रिजर्व करने की बात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी कि आप इसको ड्राफ्ट करो, स्टार्ट करो काम, लेकिन ये कभी भी आपके राइट टू प्राइवेसी से कंपेयर नहीं कर सकता अपने आप को। राइट टू प्राइवेसी जो है, अगर वो फंडामेंटल राइट बनती है तो उसका अपना एक अलग इम्पैक्ट होगा। द लॉ कैन बी रिटन टू प्रिवेल ओवर इट। अगर राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल होती है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, देखिए, इट कैन बी रिपील्ड और अमेंड, उसको बदला जा सकता है। आप आगे चल करके चीज़ें बदलेंगी, टेक्नोलॉजीज़ बदलेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो अगर ये फंडामेंटल राइट में आता है तो आप उसको अमेंड कर सकते हो, उसमें कुछ बदलाव ला सकते हो। गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट इटसेल्फ सो दैट वी हैव राइट्स अगेंस्ट प्राइवेट कंपनीज बट नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है अगर वो ड्राफ्ट करती है ऐसे कुछ प्रोटेक्शन एक्ट को, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को, तो क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने आप को इससे बाहर रख लेंगी और गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्लान बना सकते हैं, कुछ ऐसा ड्राफ्ट बना सकते हैं जिससे कि ये हो जाएगा आगे चलकर कि आप प्राइवेट कंपनी को तो क्लेम कर सकते हो किसी भी आपके राइट्स के वॉलेशन पर, जो आपके डाटा है प्राइवेट डाटा उसके लीक होने पे आप प्राइवेट कंपनी के पास तो जा सकते हो, लेकिन आप गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, जिसका कि पूरा कंसर्न है। देखिए, वी नेवर नीडेड अ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी मोर। द गवर्नमेंट इज़ मॉनिटरिंग सिटीजन्स क्लोजली, इंटरलिंकिंग डाटाबेस। बोल रहे कि हमें कभी इसकी ज़रूरत थी ही नहीं और हमें इसका आइडिया भी बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। हमारे बहुत सारे जो डाटाबेस हैं वो बैंक से जुड़े होते हैं, ट्रांसपोर्ट में हम देते हैं, मोबाइल फ़ोन्स पे कनेक्शन हो रहता है, स्कूल एनरोलमेंट के वक्त देते हैं। तो गवर्नमेंट के पास ऐसे बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं जिससे वो हमें क्लोजली ऑब्जर्व कर सकती है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज आर टेरिफिंग। इंटरलिंकिंग डाटाबेस कैन लीड टू कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिमिनेशन सच एज। अब देखिए, अगर डाटा लिंकिंग, अगर आधार से आप इनको जोड़ करके देखिए और डाटाबेस से इंटरलिंक करके देखिए तो क्या हो सकता है, इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो क्या होगा। जो HIV पॉजिटिव लोग हैं या जो मेंटल इलनेस से जुड़े हुए लोग हैं, कई बार लोग अपनी बीमारियों को बताना नहीं चाहते, उसको सिक्योर सेव करके रखना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसी बातें दूसरों को पता चल गई या जहाँ पे वो काम लेने के लिए जा रहे थे, जॉब लेने के लिए जा रहे थे, वहाँ पता चल गई, तो हो सकता है कि उनको जॉब ना मिले। वो घर ढूंढने के लिए जा रहे थे, उनको पता चल गया कि जो सामने वाले लोग रहने के लिए आ रहे हैं इनमें तो एक है जिनको जो कि मेंटल इल है या फिर एक है HIV पॉजिटिव है। तो एक यहाँ पे इंडिया में एक अपनी सोसाइटी है जिसका अपना एक व्यू पॉइंट है, आप उसमें बहुत मॉडर्नाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आज भी हैं जो जैसा सोचते थे वो आज भी वैसा ही सोचते हैं। तो अगर वैसे में आप उनको और लूप होल्स दे देते हो और आपका डाटा पब्लिश कर दिया जाता है, पब्लिक कर दिया जाता है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है उन लोगों को जो अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके रखना चाहते हैं, समहाउ कुछ ऐसी प्राइवेसी को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो बहुत कंसर्निंग इशू है ये। अब इसमें कंक्लूजन में क्या कहा जा रहा है कि पोटेंशियल कॉन्टोर्स ऑफ द राइट टू प्राइवेसी आर रियली द क्रिटिकल क्वेश्चन, कि इसको कंटोर करना यानी कि इसका एक एक्चुअली एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार करना राइट टू प्राइवेसी का, ये बहुत ही मुश्किल हो गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए।
देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट न्यू लिमिट फॉर द राइट टू प्राइवेसी। क्या बोलते हैं इस आर्टिकल में कि सुप्रीम कोर्ट को अब कोई नई लिमिट नहीं तय करनी चाहिए कि आपकी राइट टू प्राइवेसी है, इसका मतलब है ये 4 चीज़ें। आप कुछ मत बोलो, आप अगर जैसा आपने पहले डिसीजन दिया है आप उसी डिसीजन को आगे भी फॉलो कर सकते हो। पास्ट में भी बहुत सारे डिसीजन को लिए गए हैं जो राइट टू प्राइवेसी पर थे, तो आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी उनका रेफरेंस लिया जाएगा। बट यू नो देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट अ लिमिट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास राइट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि स्टेट ने आपको उतने ही राइट प्रोवाइड किए हैं। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि कोई राइट नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनके पास जितनी चीज़ें हैं वो सब उनके राइट में हैं और कुछ ही बातें लिखी हुई हैं जो कि उनके राइट्स में नहीं आता है। तो अगर कोई भी चीज़ पेज पर लिख दी जाएगी 4 पॉइंट्स में, तो आप उसमें बंध जाते हो, वो उतनी ही चीज़ें आपके दायरे में आएंगी फिर। और यहाँ पे पूरा कंसर्न ये है कि आप एज अ जज अभी 2017 में एक फ़ाइनल डिसीजन नहीं दे सकते, क्योंकि आपको नहीं पता है अभी कि फ्यूचर थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। कोई भी जज, वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, सीनियर जज हैं, तो कोई भी जो लोग हैं, इस आर्टिकल में ऐसा कहना है, ज़रूरी नहीं कि हम भी ऐसा ही आंसर लिखें, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी पर अभी पूरा क्लियर कट डिसीजन या एक क्लियर कट आप कह सकते हैं मैकेनिज़्म का बनाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको नहीं पता, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, लॉगरिथम है और आपको साइबर क्राइम के बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अभी आपके सामने एक जो बिटकॉइन वाला इशू आया था, तो ऐसी अपग्रेडेशन होता ही रहेगा इकोनॉमी में, कंट्री में, आगे हर चीज़ में। तो आप किसी भी चीज़ को अभी अगर बोल देते हो फ्यूचर को ना देखते हुए, तो बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। और इसका जो एक आप कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ेगा और डायरेक्ट सिटीजन ऑफ इंडिया पे पड़ेगा। So the citizen of India wants to hold on to our power and agency. We will need the right to privacy to guard against this invasiveness. कि जो सिटीजन्स हैं, इंडियंस हैं, उनको राइट टू प्राइवेसी चाहिए होगी, वो एक मैकेनिज़्म की तरह होगी और वो एक सेफ गार्ड की तरह होगी, जो कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करेगी विद द गवर्नमेंट और विद द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अगर सिटीजन्स के पास अपना राइट होगा तो वो आगे चल करके क्लेम कर पाएंगे। सो काफ़ी कंसर्निंग इशू है ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बीइंग विद मी। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग देख रहे हैं वीडियोज़ को, और मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, मैं और कोशिश कर रही हूँ उसको अच्छा करने की। आप अपने कुछ सजेशंस भी मुझे दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बिल्कुल जिनको अनलाइक करना होता है वो अनलाइक भी करते हैं, इवन डिसलाइक भी करते हैं, तो लाइक करना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है, आपको पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा। और लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हो सकता है कि कुछ और भी लोग हों जो मुझसे अच्छा काम करें और आपके साथ जुड़ें, और बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स को लेकर के हम आपके साथ आएँ। तो देखिए कि हमारा वेबसाइट है www.stepupias.com। आप इस पर जाके लिंक को ज़रूर डाउनलोड कर लें, जो न्यूज़ एनालिसिस होता है उससे, और ये जो आपका एडिटोरियल वाला होता है ये भी, तो अच्छा रहेगा। लास्ट मोमेंट पे आपको नोट्स की टेंशन नहीं रहेगी, आपको किसी मैगज़ीन का रेफरेंस नहीं लेना पड़ेगा, आपके पास खुद का अपना एक मैगज़ीन होगा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।